इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी इमरजेंसी बेसिस पर हैमर मिसाइल को खरीदने का फैसला क्यों किया गया है? चाइना के साथ हुई मुठभेड़ के बाद भारत यूनाइटेड स्टेट को छोड़ के रशिया के पास क्यों गया था? हेलिना ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को अभी सर्विस में शामिल क्यों नहीं किया जा सकता है? इंडिया और चाइना के बीच अभी सभी फ्रिक्शन पॉइंट में 30 दिन तक टेम्पररी बेसिस पर पेट्रोल करना शुरू किया जा सकता है। उत्तराखंड में अभी 3 नए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को बनाने का फैसला किया गया है। साथ ही पाकिस्तान की तरफ से भी कश्मीर इशू को लेकर और सार्क समिट को दोबारा शुरू करने के लिए बांग्लादेश की मदद मांगी गई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट राफेल जेट्स को लेके है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगले हफ्ते तक राफेल जेट्स की पहली बैच भारत को मिलने वाली है। इससे पहले बताया गया था कि 6 राफेल जेट भारत को दिए जाएंगे, जबकि अभी सिर्फ 5 ही ऐसे जेट है जो कि 29 जुलाई में भारत को डिलीवर किए जाएंगे। इसके आने से पहले ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से राफेल को जल्दी से जल्दी डिप्लॉय करने के लिए सभी प्रकार की तैयारी की जा चुकी है और ये बताया गया कि राफेल मिलने से कम वक्त के अंदर इसको इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। अब इन राफेल जेट के साथ साथ हमें स्कैल्प और मेट्योर जैसे मिसाइल भी मिल रही है, लेकिन अभी एएनआई में इसको लेके एक और रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी फ्रांस से हैमर मिसाइल को भी खरीदने का फैसला किया गया है। हैमर मिसाइल की बात करें तो ये एक मीडियम रेंज की एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जिसको आमतौर पर दुश्मन के ग्राउंड बेस्ड टारगेट जैसे कि बंकर्स या फिर कंक्रीट शेल्टर वगैरह को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इनको अपनी स्पेशल फाइनेंशियल पावर का इस्तेमाल करके खरीदा गया है और फ्रांस की तरफ से अब इन मिसाइल को हमें तुरंत ही डिलीवर कर दिया जाएगा और इसमें अभी कोई भी डिले नहीं होने वाली है। आप सब ये भी सोच सकते हैं कि अगर हम स्कैल्प जैसे मिसाइल खरीद रहे हैं जिनकी रेंज लगभग 600 किलोमीटर तक है, तो हमें 60 किलोमीटर तक मार करने वाले हैमर मिसाइल की क्या जरूरत है? सबसे पहले ये दोनों मिसाइल अलग अलग तरह के वेपन है। स्कैल्प को दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया, जबकि हैमर मिसाइल को दुश्मन के ग्राउंड बेस्ड बंकर या फिर शेल्टर्स को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और कॉस्ट के लिहाज से देखा जाए तो इसमें एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि स्कैल्प मिसाइल की कॉस्ट आपको 6 करोड़ से ज्यादा पड़ने वाली है, जबकि हैमर मिसाइल की कॉस्ट हमें 1 करोड़ के आसपास पड़ने वाली है। अभी इनके कितने यूनिट यहाँ पर खरीदे गए हैं इसके बारे में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन अगर आपने कल वाली वीडियो देखा होगा तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाएगा कि इसकी लिमिट क्या हो सकती है, क्योंकि कल की हमारे वीडियो में हमने इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर की जो लिमिट थी उसके बारे में डिटेल में बात किया था। अब आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रोज वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अगला अपडेट उत्तराखंड को लेके है। बॉर्डर में दिन ब दिन बढ़ रही तनाव को देखते हुए उत्तराखंड की सरकार की तरफ से अभी सेंटर को एक नई प्रपोजल दिया गया है। उत्तराखंड की सरकार का कहना है कि अगर सरकार मंजूरी देता है तो उत्तराखंड में से कम 3 नए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को बनाया जा सकता है, जिसको जरूरत के वक्त बॉर्डर में सामान और ट्रूप्स को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब चाइना के साथ जो भी फ्रिक्शन पॉइंट है वो उत्तराखंड से काफी ज्यादा दूर नहीं है और यहाँ पर भी फ्यूचर में चाइना के साथ टेंशन बढ़ सकता है। इसीलिए उत्तराखंड की सरकार की तरफ से सजेशन दिया गया था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली एरिया में नए एयर स्ट्रिप को बनाया जाए। इसके लिए पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पिछले साल एक बार अप्रोच किया गया था, लेकिन अभी स्टेट के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने खुद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को एक लेटर लिखा है। पिछले कुछ दिनों से जब से चाइना के साथ टेंशन बढ़ा है तब से उत्तरकाशी एयर स्ट्रिप को काफी एक्टिव कर दिया गया है और ये पूरी तरीके से अभी एक्टिव हो चुकी है। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी 8 नए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को भी एक्टिव कर दिया गया है। अगला अपडेट इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट और रशिया को लेके है। ये बात आप सब जानते होंगे कि जब गलवान वैली में भारत और चाइना की आर्मी के बीच आमना सामना हुआ था तो उसके बाद भारत की तरफ से कई सारे इमरजेंसी डिफेंस डील यहाँ पर किए गए हैं और स्पेशली गलवान वैली के क्लास के तुरंत बाद ही भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी रशिया के विजिट पर गए हुए थे, जहां पर एडिशनल 12 सुखोई 30 MKI और साथ ही 21 MiG-29 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए डील साइन किया गया था। साथ ही और भी एमुनिशन को लेकर काफी सारे डील साइन हुए थे। इसी बात को लेकर यूरेशिया टाइम में एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक भारत अभी इमरजेंसी में यूनाइटेड स्टेट को छोड़ के रशिया के पास क्यों गया था। वैसे यहाँ पर किसी को छोड़ के किसी के पास जाने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि भारत अभी शायद अकेला ऐसा देश है जिसका संबंध यूनाइटेड स्टेट और रशिया दोनों के साथ है और दोनों से भारत डिफेंस इक्विपमेंट को इम्पोर्ट कर रहा है।
रशिया की बात करें तो हमारे ज़्यादातर जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो रशियन ओरिजिन है। तो ऐसे में अगर चाइना के साथ जंग होता है तो हमें सबसे ज़्यादा जिन इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है वो रशियन ओरिजिन से होने वाले हैं। अब टैंक से लेके एयरक्राफ्ट कैरियर तक देख लीजिए, भारत के सभी मेजर डिफेंस इक्विपमेंट रशियन ओरिजिन है। तो ऐसे में रशिया के साथ संपर्क बनाए रखना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक उसी तरीके से इंडियन आर्म फोर्सेस में अभी काफ़ी सारे नए यूएस ओरिजिन वेपन भी शामिल हुए हैं, जैसे कि C-17 हो, अपाची हेलीकॉप्टर हो या फिर M777 हाउजर हो। तो भारत के पास अभी यूएस और रशियन दोनों ओरिजिन के वेपन मौजूद हैं। और चाइना के साथ हुई मुठभेड़ के बाद अगर भारत को यूनाइटेड स्टेट और रशिया दोनों सपोर्ट करते हैं तो इसमें यूरेशिया टाइम को जलन क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ रशिया और यूनाइटेड स्टेट नहीं बल्कि सभी मेजर पावर अभी भारत के साथ खड़े हैं। कुछ दिन बाद यूके की एयरक्राफ्ट कैरियर भी इंडियन ओशियन रीजन में आने वाली है, जो कि वहां पर जाके इंडियन नेवी के साथ जॉइंट पेट्रोल करने वाली है। तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है कि हमें सब लोग अभी सपोर्ट कर रहे हैं। दिक्कत की बात बस इतना है कि अभी हमारे ज़्यादातर जो डिफेंस रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के लिए हम दूसरे देश के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसे अभी आने वाले वक्त में कम करने की ज़रूरत है। अगला अपडेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लेके। कल हमने आपको बताया था कि उड़ीसा के बालेश्वर में मौजूद इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से नाग मिसाइल की हेलीकॉप्टर लॉन्च वेरिएंट को टेस्ट किया गया था, जिसको पहले हेलिना मिसाइल कहा जाता था, लेकिन अभी इसको ध्रुवास्त्र कहा जा रहा है। पिछली बार इसे रुद्र हेलीकॉप्टर से टेस्ट किया गया था, जिसमें इसको लॉक ऑन बिफोर लॉन्च मोड में फायर किया गया था और उसने उस वक्त करीब 7 किलोमीटर तक मार किया था। लेकिन इस बार जो टेस्ट किया गया है इसको ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से फायर किया गया था, जिस वजह से कुछ लोगों ने सवाल किया कि शायद ये एयर लॉन्च मिसाइल नहीं बल्कि एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसके कुछ पिक्चर अभी रिलीज हुए हैं, जिसके मुताबिक हेलिना मिसाइल की जो प्रीवियस डिजाइन था उसे थोड़ा बदल दिया गया है और अभी इसमें जेट वेन कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जबकि पहले इसमें फ्लेक्सिबल थ्रस्ट कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। अब शायद ये एक वजह हो सकता है जिस वजह से इसको एयर से फायर करने से पहले ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से फायर किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी को अभी शायद डीआरडीओ की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से डिराइव किया गया है और ये टेक्नोलॉजी मेनली मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं, लाइट वेट होते हैं और लॉन्च करने के बाद क्विकली क्लाइंब करके अपने क्रूजिंग अल्टीट्यूड तक पहुंचने में काफ़ी मदद करते हैं। अब चाहे जो भी हो, लेकिन अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि नाग मिसाइल की हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड वेरिएंट को अभी जल्दी तैयार होने वाली है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि डीआरडीओ की ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक अभी इसकी कुछ और ग्राउंड बेस्ड टेस्ट को कंडक्ट किए जाएंगे, जिसके बाद इसे रुद्र हेलीकॉप्टर से फायर करने के लिए क्लियरेंस दिया जाएगा। और जब रुद्र हेलीकॉप्टर से इसको सफलता के साथ टेस्ट किया जाएगा उसके बाद इसको इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने के लिए क्लियरेंस दिया जाएगा। लेकिन ये कब तक होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है और हम हमेशा ही टेस्टिंग यहाँ पर खेलने वाले हैं। अगला अपडेट इंडिया और चाइना की बॉर्डर इशू को लेके है। न्यूज़ 18 में एक रिपोर्ट के मुताबिक ईस्टर्न लद्दाख में अभी चाइना की तरफ से 40,000 से भी ज्यादा जवान मौजूद हैं और दोनों ही तरफ से पीछे हटने को लेके बातचीत होने के बाद भी चाइना वाले अभी कमिटमेंट से पीछे हट रहे हैं। बातचीत के दौरान ये लोग पीछे हटने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन वापस जाते ही फिर दोबारा आगे आने की कोशिश करने लगते हैं और अभी भी ये लोग ग्राउंड पे वापस बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अपने इन्फेंट्री यूनिट के साथ साथ आर्मर्ड व्हीकल, एयर डिफेंस सिस्टम और आर्टिलरी वगैरह वहां पे डिप्लॉय कर रहे हैं। और अभी ऐसा लगने लगा कि शायद हम आखिरी स्टेज में आके पहुंच चुके हैं, जहां पर भारत और चाइना के बीच बातचीत का जो माध्यम है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि चाइना के साथ बातचीत करने का कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। वहीं पर टेम्पररी बेसिस पर अभी बॉर्डर में पेट्रोल शुरू करने के लिए भारत और चाइना के बीच बातचीत हुआ था, जिसमें सभी फ्रिक्शन पॉइंट में दोबारा पेट्रोलिंग करना शुरू किया जाएगा, लेकिन कोई भी एक दूसरे के आमने सामने नहीं आएंगे जिससे तनाव दोबारा बढ़ सके और ये टेम्पररी बेसिस पर 30 दिन तक किया जा सकता है। साथ ही ये भी फैसला किया गया कि जितने भी फ्रिक्शन पॉइंट है उसके 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी कोई भी ड्रोन्स का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। ये सभी बातें सुनकर मुझे अभी सरदर्द होने लगा है। अच्छा, सरदर्द से याद आया एक अपडेट अभी पाकिस्तान की तरफ से है। ऐसा सुनने को मिला है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के बीच अभी बातचीत हुई है। ये बातचीत आज शाम को हुआ था और ये करीब 15 मिनट तक चला था, जिसमें दोनों ही तरफ से काफी मेजर इशू को लेकर डिस्कशन किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से 9 पैराग्राफ की स्टेटमेंट को इशू किया गया था, जबकि बांग्लादेश की तरफ से उनमें से सिर्फ 2 ही के बारे में जिक्र किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश के साथ कश्मीर इशू को लेकर डिस्कशन करने की कोशिश किया गया था, लेकिन शेख हसीना ने इमरान खान की स्टेटमेंट को वैसे इग्नोर कर दिया जैसे फ्रेंड जोन वाले लड़कों के रिक्वेस्ट को उनके क्रश रिजेक्ट कर जाते हैं। 2 मुद्दे को लेकर यहाँ पर बातचीत हुआ था, जिसमें से एक फ्लड सिचुएशन था और दूसरा चाइनीज रायता था। इसी बीच सार्क समिट को इस्लामाबाद में करने के लिए भी बांग्लादेश के साथ बातचीत करने की इमरान खान ने कोशिश किया था और शेख हसीना को पाकिस्तान में आने का निमंत्रण भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर भी
फ्रेंड जोन वाला रिजल्ट देखने को मिला है, मतलब ब्लू टिक तो दिख रहा है लेकिन रिप्लाई नहीं आया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।